नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुज इरफान आयुर्वेद अमृत के यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। अभी हमने पिछले वीडियो में आप सभी को मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताया था और आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के दूसरे स्तंभ फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। फीमेल इनफर्टिलिटी या इसे आम लैंग्वेज में जो आम भाषा में हम बंध्यता भी बोलते हैं, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये होती क्या है। देखिए, फीमेल इनफर्टिलिटी उस अवस्था को बोला जाता है जब कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है। अब उसमें चाहे कोई रीज़न हो चाहे ना हो, अनडायग्नोस्ड भी होते हैं बहुत से रीजंस, लेकिन अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है और काफ़ी टाइम से उसको 2 या 2.5 साल या 3 साल तक हो गए हैं और वो कंसीव नहीं करती है, तो उसको हम बंध्यता या फीमेल इनफर्टिलिटी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जो सबसे पहले निकल के आता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जो हार्मोन्स फीमेल के यूट्रस को, एग को या फिर उसकी जो मानसिक अवस्था है, इन सबको कंट्रोल करते हैं, अगर उनमें इम्बैलेंस होता है तो भी वो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है या फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस में पीरियड्स का या माहवारी का इरेगुलर होना, उसमें कुछ फीमेल को जो है पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, या फिर जो एक साइकिल होता है उस साइकिल से पहले हो जाती है, या फिर उस साइकिल के लेट होती है, या उस ब्लीडिंग उसमें बहुत कम होती है। एक तो ये रीज़न हो गया। इससे क्या होता है कि आपका जो साइकिल होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का एक रीज़न निकल के आ जाता है। दूसरा एक रीज़न होता है इसमें पीसीओडी। पीसीओडी का मतलब हो गया आपका ओवरीज में सिस्ट होना। ओवरीज में सिस्ट क्यों बनते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो एक कारण माना जाता है वो है ओबेसिटी या फिर आपका वजन ज़्यादा होना। आज के टाइम में फीमेल या फिर जो लड़कियां हैं, आजकल ये पीसीओडी जो है बहुत कम एज की लड़कियों में भी मिलना शुरू हो गया है, तो उसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उनका शरीर भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ओबेसिटी या स्थौल्य की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं उनकी ओवरेज जो होती है उनके ऊपर भी फैट जमना शुरू हो जाता है। उस फैट की वजह से या उनमें एक्टिवनेस कम होने की वजह से उसमें धीरे धीरे छोटी छोटी सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। वो सिस्ट क्या करती हैं, कई बार तो एग को मैच्योर होने के लिए प्रॉपर जगह नहीं देती हैं, तो उसकी वजह से एग इमैच्योर रह जाता है। उसकी वजह से पीरियड्स डिले होते हैं या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम होती है, और कई एग अगर मैच्योर नहीं होते हैं तो वो भी धीरे धीरे एक सिस्ट की तरह कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी काफ़ी सारी फीमेल्स होती हैं जिनमें कंसीव नहीं कर पाते हैं। दूसरा, एक थायराइड एक बहुत बड़ा रीज़न निकल के आता है। अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं हम थायराइड की एक रिपोर्ट ज़रूर करवाते हैं और देखते हैं कि कहीं ना कहीं उस पेशेंट को थायराइड तो नहीं है। तो थायराइड भी एक बहुत बड़ा रीज़न उसमें निकल के आता है। एक रीज़न उसमें होता है आपका यूट्रस। यूट्रस एक अहम आप मान के चलिए एक ऑर्गन होता है इसमें, क्योंकि जितनी भी ये प्रोसेस होती है उन सबको लास्ट में कहीं ना कहीं आपका यूट्रस में ही आना होता है। तो यूट्रस अगर आपका प्रॉपर नहीं है, यूट्रस कई पेशेंट में यूट्रस लूज होता है, उसकी वजह से वो कैरी नहीं कर पाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनमें अंदर की लेयर बहुत ज़्यादा मोटी होती है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो अगर कुछ कंसीव होता भी है तो उस ब्लीडिंग में वो सारा जो है निकल जाता है या फिर वो प्रेगनेंसी जो है रिजॉल्व हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें यूट्रस में पीएच लेवल का भी एक कारण होता है। जब भी वो स्पर्म उस यूट्रस में जाते हैं तो उसमें पीएच लेवल में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक फैलोपियन ट्यूब, जब भी स्पर्म और ओवरीज में से जो एग निकलता है, अगर वो दोनों फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं और अपनी अपनी जो उनकी कंडीशन है वो अगर प्रॉपर है तो वो कंसीव कर जाएगा, उन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, अगर वो फैलोपियन ट्यूब पूरी तरीके से खुली हुई नहीं है या फिर पार्शियली भी ब्लॉकेज है, तो उसकी वजह से स्पर्म और एग का जो मिलान होना है या जो उनको मिलना होता है वो नहीं हो पाता है, उसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता है। कुछ पेशेंट में एक फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक होता है, कुछ पेशेंट में दोनों फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक होता है। एक में होने में हम मान सकते हैं कि 50% के चांसेस होते हैं
भी 50% चांसेस है कि कंसीव किया जा सकता है। अगर दोनों में है तो फिर दिक्कत वाली बात होती है। किसी किसी में पार्शियली होता है, पार्शियली मतलब बहुत छोटी सी ट्यूब ब्लॉक होती है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि कई बार स्पर्म जो है गति से जाता है और वो कंसीव कर जाता है। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा फैलोपियन ट्यूब का भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और आयुर्वेद में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी है इन सब चीज़ों का, फैलोपियन ट्यूब का हो या फिर यूट्रस से रिलेटेड दिक्कत हो या पीसीओडी से रिलेटेड दिक्कत हो, इन सबका बहुत अच्छे से आयुर्वेद में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक एग के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एग जो होता है कुछ पेशेंट में या तो वो अच्छे से बनता नहीं है, कुछ फीमेल में बन रहा है लेकिन वो प्रॉपर जो एक मैच्योर होने की जो एक साइज होती है वो साइज पे आके नहीं फूटता है, तो उसकी वजह से भी वो प्रॉपर एग नहीं होता है। तो अगर वो कंसीव अगर स्पर्म का और एग का मिलान हो भी जाता है तो भी वो आगे ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो एग बहुत अच्छा होना चाहिए और उसका एक प्रॉपर साइज आने के बाद में उसका फूटना ज़रूरी होता है। और कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिनमें कोई रीज़न निकल के नहीं आता है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनमें ना मेल में कोई रीज़न निकल के आ रहा है ना फीमेल में, दोनों की रिपोर्ट एकदम प्रॉपर है, कोई उनमें रिपोर्ट में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इस तरह के पेशेंट में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन से या तो मेल में कोई दिक्कत है या फीमेल में कोई दिक्कत है। दोनों रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखा रही है तो फिर भी हम चाहते हैं कि वो अपनी एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन पे रहे, मेल अपनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे रहे और फीमेल भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे रहे, तो कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिल जाती है कि वो कंसीव कर जाए। जिस तरीके से हम एक प्लांट लगाते हैं, हम एक पौधा लगाना चाहते हैं, तो जब हम पौधा लगाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें बीज की ज़रूरत होती है। दूसरा हमें ज़रूरत है कि वो ज़मीन बहुत अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे हम पौधा लगाना चाहते हैं। और तीसरी ज़रूरत होती है हम उसमें जो खाद या फिर हम जो भी चीज़ें पानी देंगे, खाद देंगे या फिर वो जो एक एनवायरनमेंट देंगे हम उसको पनपने के लिए, ये तीनों चारों चीज़ें ज़रूरी होती है। तो बीज जो होता है वो मेल के पास होता है, स्पर्म जो होता है उसकी हम बीज से तुलना करेंगे, और जो ज़मीन होती है या जो धरती है वो है फीमेल के पास और उसको हम यूट्रस बोलेंगे, है ना। तो यूट्रस जब आपका प्रॉपर होगा, मतलब ज़मीन जब आपकी प्रॉपर होगी, या यूट्रस को हम नॉर्मल बच्चेदानी भी बोलते हैं, तो बच्चेदानी अगर आपकी प्रॉपर होगी और स्पर्म या शुक्राणु अगर प्रॉपर होंगे, तो जब हम उसको उसमें प्लांट करेंगे और जब उसमें हम प्लांट करने के बाद में हम उसमें खाद या बीज जो होता है वो एक तरीके से जो हार्मोन्स होते हैं जो उसको प्रॉपर हेल्प करते हैं उसको ग्रो करने में, और एक यूट्रस का अंदर का एनवायरनमेंट जो मैं भी पीएच लेवल की या और चीज़ों के बारे में बात कर रहा, तो वो जब प्रॉपर होगा तो वो पौधा अच्छे से पनपेगा। और उसी तरीके से अगर वो मेल और फीमेल की सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी तो वो भी अगर वो इम्प्लांट हो भी जाता है यूट्रस में, जो बेबी या भ्रूण जिसको हम बोलते हैं, तो वो अच्छे से पनप जाएगा। और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे नॉर्मली हमने देखा है 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट जब इस तरह के पेशेंट पे हम देते हैं जिसमें कोई अनडायग्नोस्ड कॉज होता है, तो उसमें 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। मोस्टली उस पेशेंट में या उस कपल में जो है कंसीव हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें, ये तो एक तरीके से मैं बता रहा था कि क्या क्या रीजंस बन जाते हैं। अब इनमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक मेल और फीमेल दोनों की ही, मैं मेल के बारे में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अब मैं फीमेल के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक तो फीमेल में वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फीमेल में वेट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो पीसीओडी की तरफ चली जाती है, पीसीओडी की तरफ जाएगी तो इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाएगी। दूसरा, अगर फीमेल अच्छे से प्राणायाम करे, अपने वेट को कंट्रोल में करके रखे, अपने आप को स्ट्रेस रिलीफ रखे, कोई भी ऐसी चीज़ों का खान पान ना करे जो बॉडी के अंदर हीट क्रिएट करे, जैसे कि आपके स्पाइसी फूड हो गए या फिर जंक फूड हो गए या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं बॉडी में हीट क्रिएट करती है। उस हीट की वजह से एग को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, वो मैच्योर नहीं हो पाता है। फिर दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें या फिर आयरन सप्लीमेंट जितने भी होते हैं या जो फूड्स में आयरन ज़्यादा है उनका आप इंटेक ज़्यादा करें, उससे आपका एग बहुत अच्छे से मैच्योर होता है और आपको पूरी तरीके से आप अपनी नींद अच्छे प्रॉपर तरीके से लें, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो आपका ओवुलेशन वाला पीरियड होता है, जब आपका ओवुलेशन होता है, जब एग आपकी बॉडी से रिलीज हो, तब आप ज़रूर इंटीमेट करें। तभी एक चांसेस होते हैं कि आप, मैक्सिमम चांसेस तभी होते हैं जब आप कंसीव कर पाएँ। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा था इस बारे में देने की। मुझे जहाँ तक लगता है मैं जितनी चीज़ें मैं आपको इस टाइम ड्यूरेशन में बता सकता था मैंने आप सबसे कोशिश की है।
और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर और भी इस तरह के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारा जो आयुर्वेद अमृत चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।